एक समय की बात है। बीरपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम भोला था। उसके माता पिता की मृत्यु होने की वजह से वह अपने घर में अकेला रहता था। भोला का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वह जंगल में पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के साथ समय बिताना पसंद करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था कि तभी उसे वहां एक छोटा सा गधा जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है। गधे के पैर में गहरा घाव था और वह दर्द से कराह रहा था। अरे, तुम तो बहुत जख्मी हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे गधे? छोटा सा मासूम गधा कुछ नहीं बोलता। वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है जंगल में इस मासूम गधे का किसी ने शिकार किया है और यह उस शिकारी के शिकार से जख्मी होकर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे गधे, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज खुद करवाऊंगा। देखना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भोला उस गधे को ठीक होने का दिलासा देता है, लेकिन वह गधा उसे चुपचाप अपनी मूंदी हुई आंखों से देखता रहता है। भोला ने गधे को धीरे से उठाया और उसे लादकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गधे का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन भोला ने उसे प्यार से कहा, घबराओ मत, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। छोटे गधे, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूं, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। भोला ऐसे ही उस गधे से बातें कर रहा था। भोला गधे को लेकर वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी गांव के एक अनुभवी डॉक्टर थे जो इंसानों का इलाज करते थे। वैद्य जी ने गधे को देखा और उसकी चोट की जांच की। अरे भोला, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? और ये गद्दा तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपके पास आ रहा था। वैद्य जी, ये गधा बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। भोला, लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और तुम इस गड्ढे को लेकर आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत है? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही धरती पर आए हैं। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो होता है ना। मेरे पैसों का मोल इस गड्ढे की जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है भोला, अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी भोला और गधे को अपने घर ले आते हैं। वह गधे की चोट पर बहुत सारी दवाइयां लगाकर उसकी पट्टी बांधते हैं। वैद्य जी ने भोला को समझाया कि गधे को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे और उसकी बहुत ध्यान से देखभाल करनी होगी। देखो भोला, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। भोला गधे को लेकर अपने घर चला जाता है। गधा बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर भोला के पास बैठा रहता है। भोला ने गधे के लिए एक कोना साफ किया और उसे वहां आराम से बैठा दिया। उसने गधे के लिए पानी और घास का इंतजाम किया। छोटे गधे, तुम तो कुछ बोलते नहीं और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटा गधा बुलाऊंगा। इतना कहकर भोला छोटे गधे के लिए घास लेने चला जाता है। वह जंगल से ताजा घास लेकर आता है और गधे को खिलाने लगता है। छोटे गधे, देखो, मैं तुम्हारे लिए घास लाया हूं। मैंने सुना है तुम गधों को घास बहुत पसंद होती है। अब जल्दी से उठो और ये सारी घास खाकर खत्म करो। इसके बाद तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। भोला इतना कहकर अपने हाथ से घास के छोटे छोटे टुकड़े उस छोटे गधे के मुंह में डालने लगता है।
वो छोटा गधा धीरे धीरे आराम से घास के टुकड़े खाता है। साथ ही अपनी मूंदी हुई आंखों से भोला को टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं और भोला उस छोटे गधे की ऐसी ही सेवा करता है, जिससे वह छोटा गधा ठीक हो जाता है। छोटे गधे, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास जंगल में छोड़ देता हूं। भोला ये कहकर गधे को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वह गधे को जंगल के उसी स्थान पर ले जाता है जहां उसे पहली बार देखा था। ये लो छोटे गधे, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। भोला की ये बात सुनकर छोटा गधा उसके गोद से उतरता ही नहीं है। भोला गधे को ऐसा करते देख उससे कहता है, छोटे गधे, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। भोला की बहुत कोशिशों के बाद भी गधा उसकी गोद से नहीं उतरता। छोटे गधे को ऐसा करते देख भोला परेशान होकर कहता है, छोटे गधे, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है तुम वापस जाना ही नहीं चाहते। भोला की ये बात सुनकर गधा उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। छोटे गधे को ऐसा करते देख भोला मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अच्छा है, मुझे तुम्हारे रूप में अपने लिए एक साथी ही मिल जाएगा। भोला ये कहकर उस गधे को अपने घर वापस ले आता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब लकड़ी काटने में अब कोई फायदा नहीं रहा। मुझे अब कोई और काम तलाश करना होगा, पर अपने गांव में तो कोई काम नहीं है। चलो, हम गांव के सेठ जी के पास चलते हैं। क्या पता वही हमारी मदद कर दें। फिर वे दोनों जंगल की तरफ से सेठ के घर की ओर जाते हैं। कुछ देर बाद वे सेठ के घर पहुंच जाते हैं। सेठ बाहर ही खड़ा होता है। क्या हुआ? कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? साहब, मैं इसी गांव का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मेरे घर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास कोई काम तलाशने आया हूँ। अब भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कुछ सामान कैंटर में भरना है। ये काम रोज होता है, इसलिए तुम रोज आकर ये काम कर सकते हो और मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन से मुन्ना काम करने लग जाता है। सेठ को मुन्ना का काम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सेठ जी, आपके पैसे चोरी हो गए हैं। पता नहीं सारे पैसे कहाँ गए। ये तुम क्या कह रहे हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस पैसे के बारे में तुम्हें और मुझे ही पता था। फिर सारा पैसा किसने चुरा लिया? साहब, मुझे लगता है कि उस पैसे के बारे में भोला को पता लग गया होगा, क्योंकि अब हमारे बीच वही तो है। सारा पैसा उसी ने चुराया है। नहीं नहीं, भोला ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत ही ईमानदार लड़का है। पर सेठ जी, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। सारा पैसा उसी ने चुराया है। घमंडी श्याम सेठ को भोला के खिलाफ कर देता है। उसे डर था कि सेठ भोला को उसकी जगह पर ना रख ले। सेठ बहुत गुस्से में मुन्ना को घर बुलाता है। मुन्ना, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। चलो, अब सीधी तरह से सारा पैसा निकाल दो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साहब, ये भोला बहुत ही सीधा बनने का नाटक कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि सारा धन इसी ने चुराया है। नहीं साहब, मैं भूखा मरना पसंद कर सकता हूँ, पर गलत काम से पैसा कभी नहीं ले सकता।
भोला अपनी सफाई देता रहता है, पर सेठ उसकी एक भी नहीं सुनता। भोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम सही से बताते हो कि पैसा कहाँ है, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। इतना सुनकर भोला रोने लगता है। उसे रोता देख अचानक उसका गधा बोल पड़ता है। सेठ जी, आपका धन भोला साहब ने नहीं बल्कि आपके ही दोस्त श्याम ने चुराया है। गधे को बोलते देखकर वे तीनों हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे, ये गधा तो बोलने वाला गधा है। हाँ, मैं बोलने वाला गधा हूँ। मैंने जो कहा वह सच है। मैंने कल श्याम साहब को अकेले में कहते हुए सुना। आए, कल मैं सारा धन चुरा लूंगा और उसे अपने घर की अलमारी में छुपा दूंगा। फिर सारा चोरी का इल्जाम मैं उस नौकर भोला पर लगवा दूंगा। ये सब मैंने श्याम साहब को कहते हुए सुना है। अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम मेरे दोस्त पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप श्याम के घर जाकर उसकी अलमारी में धन देख लीजिए। यह सुनकर सेठ को श्याम पर शक हुआ। चलो, तुम कह रहे हो तो हम श्याम के घर जाकर देख लेते हैं। सेठ जी, आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये तो पागल जानवर है। श्याम, इनका शक दूर होने दो। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। फिर वे श्याम के घर जाते हैं और अलमारी में देखते हैं। सारा धन वहीं होता है। यह देखकर सेठ गुस्सा हो जाता है। श्याम, तुमने ऐसा किया? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर सेठ श्याम को पुलिस के हवाले कर देता है और भोला को श्याम की जगह पर रख लेता है। भोला बहुत अच्छे पैसे कमाने लग जाता है और वे दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा गधा भोला के हर काम में उसका हाथ बटाता है। अब भोला को अकेलापन महसूस नहीं होता और वह गधे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।